सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नोवेल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाके उससे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें इस कमाल के चैप्टर में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर को जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जहाँ पे वांग लिन आउटर रियलम को बहुत बुरी तरीके से सबक सिखाता है। लिटरली इनके 3 से 4 थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर्स को ये निपटा चुका था और अब नेदर बीस्ट इसे अपने मुंह में भर के यहाँ से दूर ले जाता है। और जहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन जब उस धनुष को अपना बना रहा था तो इस दौरान इसके ऊपर बैकलैश भी पड़ा था, वो भी उस धनुष के रेजिस्टेंट के चलते, जिसके चलते इसकी बॉडी ऑलमोस्ट हाफ स्प्लिट होते होते रह गई थी। बट यहाँ पे जैसा कि हम जानते कि एंशिएंट गॉड बॉडी वो यहाँ पे उसे रिकवर करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर जो अब तक के नॉवल का दी मोस्ट फनी कैरेक्टर जो है और जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भी है, उसकी एंट्री होती है। बंदे का नाम तो फिलहाल हमें नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर ये जो गजनी टाइप का बंदा है ना, इसको एक अजीब ही बीमारी है जिसके चलते यहाँ पर अपनी आदत के चलते ये लिटरली वांग लिन को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दे देता है। उसे एक प्योर सेलेस्टियल का ब्लड देने के साथ साथ कोर ब्लड, लाइफ एसेंस, यहाँ तक कि 3 प्रिंट ऑफ सेलेस्टियल, ये सब भी वो दे देता है। अगर तुमने प्रीवियस चैप्टर नहीं देखा है तो यार जाके देख लो, लास्ट के 10 मिनट तुम्हें बहुत ज्यादा एंटरटेन करेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन का बॉडी पूरी तरीके से जैसे अपना आप खो चुका था, क्योंकि एक तरफ सेलेस्टियल की ब्लड लाइन, दूसरी तरफ थी एंशिएंट गॉड वाली इनहेरिटेंस की ब्लड लाइन। और जैसा कि हमें पता है कि वांग लिन के अंदर एक रॉयल एंशिएंट गॉड की ब्लड लाइन की पावर है, तो बस फिर क्या, दोनों के अंदर जंग होने लगती है। बीच बचाव के लिए उतरना पड़ता है अपने हेवन डिफाइंग बीट को, और यहाँ पे थोड़ा सा वो अपना जलवा दिखाता है। और यहाँ फाइनली वांग लिन की बॉडी और सोल के बीच का संतुलन बना चुका था। बॉडी बन जाती है एंशिएंट गॉड की एंशिएंट ऑर्डर वाली, और सोल और ओरिजिन एनर्जी बनती है रॉयल सेलेस्टियल की। बस फिर क्या, अपना वांग लिन जैसी आंखें खोलता है, एक अलग चमक, एक रॉयल सेलेस्टियल वाली पहचान और एक बहुत ही ज्यादा नोबेल वाला लुक। और इस वक्त अगर सोवरेन भी इसके सामने आ जाना तो वो वांग लिन को देखते साथ ही कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाएगा। बस अब तुम अंदाजा लगा लो कि वांग लिन थर्ड स्टेप पे ना जाते हुए भी कितनी अजीम ताकत को इस वक्त पोजेस करता है। लेकिन हमारी ये जो गजनी है ना, यहाँ पे ये आते हैं और आते साथ ही वांग लिन को छेड़ना शुरू कर देते हैं, जिस दौरान वांग लिन यहाँ पर सेलेस्टियल और एंशिएंट गॉड के बीच का संतुलन बनाने में बिजी था कि तभी वांग लिन को अपने अंदर एक ट्रेमेंडियस पावर फील होती है, जिसके चलते वो हड़बड़ाहट में अपनी आंखें खोलता है। और आगे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमें बताया जाता है कि असल में वांग लिन को ऐसा फील इसलिए हो रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके एंशिएंट गॉड बॉडी का जो दूसरा ट्रायल था वो एक्टिवेट होने वाला है। बट एज वी नो कि फिलहाल के लिए हेवन डिफाइंग बीट इसकी बॉडी में एक्टिवेट हो चुका था, तो वो यहाँ इसे इजिली हैंडल कर लेता है। अब यहाँ स्किप किया है या फिर खत्म किया है इस बारे में मेंशन नहीं, बट तुम मान के चलो कि हेवन डिफाइंग बीट ने सब कुछ सेटल कर लिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन अभी भी एक बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हुआ था, क्योंकि उसे या तो एक ट्रू सेलेस्टियल बनना होगा या फिर एक ट्रू एंशिएंट गॉड। और उसके केस में ऐसा हुआ था कि उसका एंशिएंट गॉड का जो 7 मार्क है वो भी यहाँ पर अपने मार्क के साथ पूरी तरीके से उसकी बॉडी पे कंट्रोल हासिल करना चाहता था, और यहाँ पर वो जो सेलेस्टियल का मार्क था वो भी वांग लिन के एंशिएंट गॉड के जो स्टार्स थे इनके साथ ही मौजूद था। लिटरली दोनों बराबरी की जो पोजीशन है वो इस वक्त वांग लिन की बॉडी के ऊपर होल्ड करते हैं। इस दौरान वांग लिन यहाँ पर सोचते सोचते इस बंदे यानी कि ये जो गजनी था इसके तरफ देखने लगता है। अब यहाँ पे ये ओल्ड मैन वांग लिन की आंखों में आंखें डाल के उसे घूरने लगता है कि तभी यहाँ पर वांग लिन की आंखों में उसे वही 2 गोल्डन डॉट्स नजर आते हैं, जो कि तभी और ज्यादा ब्राइटली यहाँ पे गोल्डन लाइट एमिट करने लगते हैं। ये देखकर वो बंदा कहने लगता है कि हैं, तुम्हारे जैसे स्लेव के पास हमारे जैसे किंग की ये आंखें कैसे आ सकती हैं, कहाँ से आई बताओ। खैर छोड़ो, मेरे आगे ये आंखें कुछ भी नहीं है, देखना चाहोगे? हाँ हाँ देखोगे, लो ये देखो। लिटिल लिन हट जाओ, मुझे रोकने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे दिखा के रहूंगा कि आखिर मैं किंग क्यों हूँ। हट जाओ, आज मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा, तुम मेरे पैर पकड़ो जो पकड़ो, मैं तो इसे दिखा के रहूंगा। अब तभी वो एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आईज को ओपन करते हुए उसे दिखाने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वाकई में उसकी आईज बहुत ही ज्यादा ब्राइट शाइन कर रही थी। ये देखकर वांग लिन भी हैरान था, तो वो और ज्यादा इसे ब्राइट करने के लिए एक और लंबी सांस लेते हुए वापस से जैसे ही जोर देने लगता है कि तभी पीछे से फार्ट निकल जाती है, जिसके चलते बेचारा यहाँ पे थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। और तभी वो बात को चेंज करने लगता है और कहने लगता है कि खैर छोड़ो, तुम लायक ही नहीं कि मैं तुम्हें मेरे ट्रू पावर्स दिखाऊं। अब तभी वो फिलहाल के लिए अपनी दाढ़ी खुजाते हुए यहाँ से जाने लगता है। और लिटरली इसका फिगर अगर मैं तुम्हें बयां करूँ ना तो दिखने में ये थोड़ा
क्लमजी जैसा लग रहा था, बस थोड़ा फनी वे में। अब ये बंदा थोड़ा साइड में हो जाता है और वांग लिन पे दूर से ही नजर रख रहा था और यहाँ पर अपने उसी इमेजिनरी स्लेव लिटिल लिन से बात करना शुरू कर देता है। कहने लगता है कि देख रहे हो हाँ कितनी अकड़ आ गई है, मुझे आंखें दिखा रहे हैं, मुझे इससे क्या पता कि मेरी आंखें कैसी हैं। क्या कहा, मैं महान हूँ? अरे हाँ वो मुझे पता है, कितने बार कहोगे? क्या सर्वशक्तिमान भी? देखो लिटिल लिन, तुम्हें काम से छुट्टी नहीं मिलने वाली, तुम्हें फिर भी मेरे लिए खाना बनाना पड़ेगा, तो चुपचाप मुझे मक्खन लगाना बंद करो। अब तभी वो वांग लिन की तरफ नजर वापस से डालता है, जहाँ पे वो देखता है कि इस बार वांग लिन के पास वही एंशिएंट डेविल वाली बॉडी थी। ये देखकर वो बंदा शॉक्ड हो जाता है और जैसे ही वो चट्टान के पीछे से वापस से मुड़ के उसे देखता है ना, तो तब तक वांग लिन इसके स्टार्स को निकाल चुका था। बेसिकली वांग लिन यहाँ पर अपने अंदर एंशिएंट ऑर्डर की पावर को बढ़ाकर ये जो उसके बॉडी के अंदर एंशिएंट ऑर्डर वाली फोर्स है इसे थोड़ा सा बढ़ाना चाहता था, ताकि उसका जो पावर है थोड़ा सा बढ़ जाए, जिसके चलते ये जो रेजोनेट फोर्स है ये भी थोड़ा कम हो जाएगा। यानी कि हेवन डिफाइंग बीट ने भले ही दोनों को सेपरेट तो कर दिया हो, लेकिन दोनों ही यहाँ पर पूरा कब्जा चाहते थे, जिसके चलते दोनों में बीच बीच में क्लैश होता था। यानी कि एंशिएंट ऑर्डर वाली ब्लड लाइन की पावर में और जो सेलेस्टियल की ब्लड लाइन की पावर थी उसमें। पर यहाँ पर ही ये जो ओल्ड मैन था इसकी सटक चुकी थी। यहाँ पर तेजी से ये दौड़ते हुए वांग लिन के पास आता है और उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहने लगता है कि तुम बॉडी यहाँ पे एंशिएंट गॉड के लिए हो, एंशिएंट डेविल की भी बॉडी तुम्हारे पास पड़ी हुई है, वो एंशिएंट क्लैन और कंट्रीज जिनसे कि मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, आखिर तुम्हारे पास ये कैसे आई? और तो और तुम्हारे पास हमारे मॉडर्न सेलेस्टियल की बॉडी भी है। हाँ कौन है वो बेवकूफ जिसने कि तुम्हें ये सिखाया, जिसने कि तुम्हें ये बॉडी दी? बताओ कौन है वो बेवकूफ? यहाँ पे वांग लिन उसे देखकर देखता ही जाता है और मन में सोचने लगता है कि यार क्या पागल आदमी है। लिटरली यहाँ पर इस ओल्ड मैन को कुछ भी याद नहीं था कि ये सारा जो किया धरा है ये असल में इसी का है। इस दौरान वांग लिन को बस एक ही बात की फिक्र थी कि मुझे ये जो मेरे अंदर जो रिजेक्शन फोर्स लगातार बढ़ रहा है इसको काउंटर कैसे करूं। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो ओल्ड मैन था ये लगातार वांग लिन से एक ही सवाल किया जा रहा था, पर जैसा कि हमें पता है कि इसकी गजनी वाली आदत वो यहाँ पे वापस से जाग जाती है, तो अब वो यहाँ पे वांग लिन के साथ फालतू सवाल करने लगता है और यहाँ पे से कहने लगता है कि छोटी बच्ची तुम ना काफी ज्यादा सुंदर हो और तुम्हारे ये बाल भी बहुत अच्छे हैं, चलो थोड़ा मुस्कुराओ, अगर तुम मुस्कुराती हो ना तो मैं तुम्हें अपना प्योर ब्लड वापस से दूंगा। वांग लिन आंखें बंद करके कल्टीवेट करने में फोकस करता है, जिसपे वो कहने लगता है कि अच्छा तो तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, लगता है शर्मीली हो, कोई बात नहीं थोड़ी देर बाद मुस्कुरा लेना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरली वो सवालों से वांग लिन के कान पका देता है। यहाँ पे वांग लिन उसे जाने के लिए कहता है लेकिन वो कहीं नहीं जाता, उल्टा वो वांग लिन से और बात करने लगता है। यहाँ पे वांग लिन जानता है कि ये बंदा जो कोई भी है जिसकी याददाश्त बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन बंदा बहुत ज्यादा सॉलिड है और कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटी इसके पास है इस वक्त वो इसी के जरिए से मिली है। और अब जो ये बंदा है ना ये कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ रहा था, जिसके चलते इस वांग लिन की यहाँ पे सटक जाती है और वो यहाँ पे घुमा के एक लगा के इसे दूर गिरा देता है। पर यहाँ पर इस बंदे को तो वांग लिन के साथ ऐसा करते हुए बड़ा मजा आ रहा था और वो बार बार वांग लिन को आके डिस्टर्ब करता है, बार बार वांग लिन उसे उठा के दूर पटक देता है। लिटरली कभी लात, कभी घूसे, कभी मुक्का, कभी पंच, यहाँ पे जितनी बार ये आता है उतनी बार वांग लिन से खा के जाता है। यहाँ पे इसका गाल लाल हो चुका था, कपड़े फट चुके थे, लेकिन फिर भी ऐसा तो बड़ा मजा आ रहा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन थक हार के अपने कुछ बीस्ट को निकालकर इसके साथ खेलने में लगा देता है। इस दौरान यहाँ पे ये जो ओल्ड मैन था वो उस बीस्ट के साथ खेलते हुए एक माउंटेन की तरफ इशारा करता है, कहने लगता है कि तुम्हें पता है इस किंग को कितनी सारी टेक्निक आती है, आज मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। और तभी वो यहाँ पर इतने मिस्टीरियस तरीके से अपने हैंड वेव को मूव करता है कि वांग लिन का ध्यान भी अट्रैक्ट कर लेता है। वांग लिन दूर से देख रहा था और जो चीज इसने बनाई थी वो देखकर वांग लिन की आंखें भी ऐसी खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि इसने प्योरेस्ट वे में वॉर स्प्रिंट अटैक को बनाया था, जहाँ पे वो पाम अटैक सेलेस्टियल गोल्डन लाइट को इमिट करता है। अब तभी यहाँ पे ये ओल्ड मैन जो था ये नोटिस कर लेता है कि अच्छा पीछे से वो बंदा देख रहा है, तो तभी वो उसे पकड़ लेता है, कहने लगता है कि ओह तो तुम मुझसे सीखना चाहते हो, हाँ बड़े चालबाज हो, पर तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मैं तुम्हें ये कभी नहीं सिखाने वाला। ये इस किंग और इसका जो बड़े भाई है ना इन दोनों का सीक्रेट है। मेरे बड़े भाई मुझसे बेहतर तरीके से इसे जानते हैं, लेकिन मैं भी कोई कम खिलाड़ी नहीं हूँ। वांग लिन इसे उकसाने लगता है और कहने लगता है कि हाँ तुम्हारा ये प्रिंट अटैक अच्छा होगा, लेकिन मेरे जैसा नहीं। तो वांग लिन यहाँ पर अपना एक कमजोर सा प्रिंट अटैक चलता है ताकि उसे देखकर ये बंदा वापस से अटैक करे और वांग लिन को सीखने का मौका मिल जाए। तो यहाँ पर वो उसके जाल में फंस चुका था, तो वो यहाँ पर छाती चौड़ी करते हुए एक नहीं दो नहीं बल्कि 50 से 60 बार पाम प्रिंट अटैक को यहाँ पे चलता है। इस दौरान हर बार वांग लिन काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके चलते वांग लिन का वॉर स्प्रिंट वाला जो नॉलेज था ना ये काफी हद तक बढ़ चुका था। और जो आखिरी वाला था ना उसे देखकर तो वांग लिन को कुछ जैसे क्लूज भी मिल चुके थे, जिसके चलते उसका जो रिएक्शन था वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था और शॉकिंग भी। ये चीज ओल्ड मैन नोटिस कर लेता है और कहने लगता है कि तुम तो एक नंबर के चीटर हो, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मेरी ताकत देखना चाहते हो, लेकिन तुम चुपके चुपके सीख रहे हो। वांग लिन यहाँ पे बात को घुमाने के लिए कहने लगता है कि तुम्हारे सारे अटैक ना नकली है, ये बिल्कुल भी असली नहीं है। यहाँ पे ये सुनना था तो ये जो ओल्ड मैन था ना इसका जैसे नाजुक सा दिल था ना, क्योंकि ये अपनी याददाश्त भूल चुका था, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे टूटने लगता
है इतने सालों बाद कोई इंसान उसे मिला तो वो किसी छोटे बच्चे की तरह इमोशनल हो जाता है और अपनी नस्लें नीचे करते हुए उसके वो जो कपड़े थे ना उसका नीचे का हिस्सा से पकड़ लेता है और उसे फोल्ड करते हुए कहने लगता है कि ऐसा मत कहो, मैं किंग हूँ, मैं कभी भी ऐसे जालसाजी नहीं कर सकता, मेरा ये अटैक असली है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी आवाज में भी वो दर्द नजर आ रहा था और वो बीच बीच में बोलते हुए चौक कर जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरा यकीन करना होगा क्योंकि मैं किंग हूँ और एक किंग कभी भी झूठ नहीं बोलता। यहाँ पे इतना प्योर इमोशन देख कर ना कहीं वांग वन का दिल भी जो था वो मेल्ट हो जाता है। उसे बुरा लगता है कि उसके स्कोल्डर्स ने इस बंदे को रुला दिया जो कि अपनी पूरी की पूरी याददाश्त अपनी जिंदगी के कुछ लम्हों को बस याद रखे हुए है और बाकी सब कुछ ये भूल चुका है। पर वांग वन भी यह मन में ठान लेता है कि तुमने मुझे नॉलेज दी है तो मैं भी तुम्हें एक न एक दिन इसका बदला जरूर दूंगा। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो लेकिन मैं किसी का एहसान रखता नहीं और मैं फ्यूचर में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और तुम्हारे आज की इस कंडीशन के पीछे का जो भी रीजन होगा ना उसे मैं पता जरूर लगाऊंगा। यहाँ पे तभी वो वापस से अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है एंशिएंट सेलेस्टियल सोवरीन से इसे चुराना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मेरे भाई के हाथ ये लगी गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दिल का इतना ज्यादा सीधा था कि लिटरली वो तो यहाँ पर इसका जो ओरिजिनल मेथड है वो तब वांग वन को दिखा देता है। पर तभी से एहसास होता है कि यार मैं इसे तो सिखा रहा हूँ, ऐसा तो मेरा भाई मुझे मार डालेगा, उसने तो मुझे मना किया था। तो यहाँ पर ना फट से वो स्लिप उससे ले लेता है और कहने लगता है कि नकलची, शर्म नहीं आती तुम्हें दूसरों के मेथड्स को ऐसे सीखने में? यहाँ पे वांग वन को उसका ये बिहेवियर काफी ज्यादा फनी लगता है और तभी वांग वन इसकी थोड़ी सी तारीफ कर देता है जिसके चलते ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने बाकी के जो तगड़े तगड़े स्पेल्स थे ना वो यहाँ पर उसे परफॉर्म करते हुए दिखाने लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान वाली चीज लगती है वांग वन को दो चीज, और वो था एक बर्निंग अम्ब्रेला और दूसरा यहाँ पर वो एक स्पेल के जरिए से एक ऐसे लैशर को बनाता है सोल लैशर जैसा जो दिख रहा था लेकिन ये कहीं ना कहीं ट्रू इमोशन से कनेक्टेड था, यानी कि जिसके अंदर जितना ज्यादा इमोशन होगा उसके ऊपर इसका असर उतना ही दुगना होगा। अब यहाँ पे ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि वांग वन का जो नीदर बीस्ट था जो कि वांग वन को अपना पेरेंट मानता है और मास्टर भी, तो वो यहाँ पर उससे मिलने के लिए अपने इल्यूशनरी फिगर में उसके पास आ जाता है। यहाँ पर जिस बीस्ट ने 1000 साल से इस बंदे को ट्रैप करके रखा है तो वो उसको देखकर कैसा रिएक्ट करेगा। ऑब्वियसली वो यहाँ पर डर के मारे कांपते हुए यहाँ से रेंगते हुए भागना शुरू कर देता है। यहाँ पर ये देखकर नीदर बीस्ट को लग रहा था कि शायद ये बंदा उसके साथ खेल रहा है तो वो उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन वांग वन इस मौके का फायदा उठाकर किसी हीरो की तरह सामने आकर नीदर बीस्ट को रोकना चाहता था क्योंकि उसे इस ओल्ड मैन का ट्रस्ट जो जीतना था। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरली किसी हीरो की तरह आकर ये सीधा इसे लेकर यहाँ से दूर जाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर बेचारा ये ओल्ड मैन जो कि दिल का इतना भोला था वो यहाँ पे कहने लगता है कि क्या बात है जाबाज, तुमने मुझे बचा लिया ना, तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें काफी सारी चीजें दूंगा। अब यहाँ पे जो नीदर बीस्ट का फिगर था ना वो उसे ऐसा लग रहा था कि सभी लोग उसके साथ खेल रहे हैं तो वो भी इनका पीछा करने लगती है। अब वांग वन नीदर बीस्ट को कुछ ऑर्डर तो देता है लेकिन यहाँ क्योंकि उसका इल्यूशनरी फिगर था और अकल से तो ये वैसे भी पैदल है तो इसे फिलहाल के लिए वांग वन के कोई भी इशारे कोई भी बात समझ नहीं आती और वो बस पागलों की तरह इनका पीछा करना शुरू कर देती है, जो देखकर तो ओल्ड मैन से अब रहा नहीं जाता। बिल्कुल ये आंसू में लथपथ हो चुका था और वांग वन को ऐसे टाइटली होल्ड करते हुए कहने लगता है कि मेरे भाई प्लीज प्लीज मुझे बचा ले, ये मॉन्स्टर ये न जाने कितने सालों से मेरे पीछे पड़ी हुई है। और वांग वन भी यहाँ पर नाटक करने में कोई कम नहीं, वो यहाँ पे कहने लगता है कि अगर मेरे पास कोई तगड़ा वाला स्पेल होता ना मैं अभी अभी के अभी यहाँ पे इसको धूल चटा देता। मैं आप जितना महान कहा हूँ, आप कहाँ एक किंग और मैं कहाँ एक जूनियर। ये सुनकर वो बंदा एकदम छाती चौड़ी करके कहता है कि अरे मेरे रहते तुम स्पेल की फिक्र कर रहे हो, कौन सा स्पेल सीखना है अभी बताता हूँ। यहाँ पे लिटरली वो बर्निंग अम्ब्रेला से लेकर ड्रैगन कलर दाव जिसके जरिए से उसने वही सोल लैशर जैसा एक विप बनाया था और एंड में ली क्वांग बो को आखिर कैसे यूज किया जाए कि उसके साथ वो इल्यूशनरी एरो बन जाए। यहाँ पे हर एक चीज का मेथड वो उसे दे देता है और वांग वन जब इन तीनों चीजों को देखता है ना उसके होश उड़ चुके थे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनली वांग वन यहाँ पर जैसे तैसे करके जो नीदर बीस्ट है ना उसे यहाँ पे काउंटर करते हुए उसे काफी दूर भेज देता है, जिसके चलते ये बंदा भी काफी खुश हो जाता है और तभी ये लोग एक सेफ जगह पे पहुंच जाते हैं और ये बंदा यहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि मैं ना तुम्हारे एहसान को कभी नहीं भूलूंगा, तुमने आज इस किंग की मदद की है, ये किंग एक दिन तुम्हारे एहसान को जरूर चुकाएगा। अब यहाँ से ये चला तो जाता है पर तब तक जो बीस्ट थी वो वापस से वांग वन के पास आकर उसके पास ऐसे सर झुका के उसके सामने किसी बच्चे की तरह रिएक्ट करती है। अब जाते हुए वो बंदा जैसे पीछे मुड़ता है और ये नजारा देखता है तो उसके होश उड़ चुके थे और वो कहने लगता है कि बिग ब्रदर आपने सही कहा था और लगता है कि मुझे भी मेरा मास्टर मिल चुका है क्योंकि जो इतने पावरफुल बीस्ट को टेम कर पाए वो एक लेजेंड है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दौड़ते भागते वांग वन के कदमों में जाके गिर जाता है और यहाँ पे कहने लगता है कि प्लीज 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 मुझे अपना डिसाइपल बना लो, अब इतने महान हो गए मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। वांग वन यहाँ पे समझ चुका था कि यार आखिर ये हो गया रहा है, इससे पहले कि वो उसे रोक पाता यहाँ पर वो एक सेलेस्टियल ओथ ले लेता है और तभी यहाँ पर वो काफी डिटर्मिनेशन के साथ वांग वन की आंखों में देखते हुए खुद का इंट्रोडक्शन देता है और कहने लगता है कि आज से मैं ली एंड दाओ आपका डिसाइपल हूँ और आपको मैं अपना मास्टर मानता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि सेलेस्टियल ओथ जो कि इसके सोल से
से कनेक्ट थी वो कहीं ना कहीं सीधा वांग लिन के सोल से जाके कनेक्ट हो जाती है। वांग लिन काफी ज्यादा शॉक था और तब वांग लिन कुछ कह पाता ये इमीडिएटली कहने लगता है कि हाँ तो मास्टर अब मुझे सिखाइए कि आखिर आपने इस इतने बड़े पावरफुल बीस्ट को कैसे अपने वश में किया। वांग लिन समझ चुका था कि यार इसका ये क्या ही जवाब दे, तो वो फिलहाल के लिए इतना ही कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें अभी थोड़ी और खुद पे मेहनत करनी होगी और तब जाके तुम उस स्पेल को सीख पाओगे। पर फिलहाल के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे सारे स्पेल्स में से जो सबसे तगड़ा वाला स्पेल है उसका नाम क्या है। यहाँ पे वो बहुत ही प्राउडली वे में कहने लगता है कि माफ करना लेकिन मेरे बिग ब्रदर ने मना किया है कि मैं आपको 9 सेलेस्टियल वैनिशिंग दाव के बारे में ना बताऊं। ये कहते हुए वो इमीडिएटली दोनों हाथों से अपने मुंह को प्रेस करने लगता है ताकि एक लफ्ज और ना निकले। वांग लिन शॉक तब कहता है कि क्या तुम अपने मास्टर से छुपाओगे, जिस पे वो कहने लगता है कि मास्टर मेरे अंदर एक स्पेल एक्टिवेट है जिसके चलते अगर मैंने इसके बारे में कुछ भी बताया ना तो एक बैकलैश मुझे और मेरी सोल दोनों को फील होगा और जो कि काफी ज्यादा दर्दनाक है। अब ये सुनकर वांग लिन भी थोड़ा चुप हो जाता है। फिलहाल उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है ना तो कुछ दिनों में ही मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, तो तुम मुझे यहीं आके मिलना। अब तभी उस बंदे का दिमाग चलता है, कहने लगता है कि क्या बात है, मतलब कि मास्टर आप वाकई में मुझे यहाँ से निकालने वाले हो, तो बताइए निकलने से पहले आखिर आप अपने डिसाइपल को कौन सा स्पेल देना चाहोगे। वांग लिन भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि हाँ यार डिसाइपल तो ये बन चुका है, मुझे कुछ ना कुछ तो इसे सिखाना होगा। तो वांग लिन इसे अपने सबसे पावरफुल स्पेल्स को भी दिखाता है, लेकिन यहाँ पे इस ओल्ड मैन को ले दे के कुछ खास कुछ भी पसंद नहीं आता। यहाँ तक कि वांग लिन जो उसका फ्लो टाइम और संदर नाइट से लेकर जितने भी बड़े बड़े स्पेल्स होते हैं ना यहाँ पर लिटरली कोई भी इसका ध्यान नहीं खींचता। तो वांग लिन थक हार के एंड में उसका जो सबसे कमजोर स्पेल यानी कि अट्रैक्शन स्पेल उसे जरा दिखाता है। यहाँ पे ये बंदा बड़े गौर से इसे देखे जा रहा था क्योंकि इतना कमजोर स्पेल उसे इतना ज्यादा खास लगता है कि लिटरली वो उसे पाते साथ ही ऐसे खुशी के मारे वांग लिन के आसपास चक्कर काटने लगता है और कहने लगता है कि फाइनली मुझे एक बहुत ही तगड़ा वाला स्पेल मिल ही गया। यहाँ पे मैं बता दूं कि वांग लिन का ये जो अट्रैक्शन स्पेल है ये काफी पुराना स्पेल है। जब वांग लिन शायद कोर फॉर्मेशन में भी नहीं पहुंचा था तब उससे पहले इसने ये सीखा था। अब फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तो यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन था ना यहाँ पर अपने खिलौने यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर और एक बड़ा सा माउंटेन था उसे यहाँ पर उखाड़ते हुए यहाँ से ले जाने लगता है। जो देखकर वांग लिन उससे कहता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, जिस पे वो कहने लगता है कि ये मेरे खिलौने हैं, बाहर मुझे कुछ खेलने को नहीं मिला। तो वांग लिन उसकी बात सुनकर सोच में डूब जाता है कि आखिर ये कितने सालों से यहाँ फंसा रहा होगा। तभी वांग लिन उससे कहने लगता है कि बाहर तुम्हें इससे भी काफी बेहतरीन मिल जाएंगे। तो ये सुनकर वो इन सारी चीजों को रखते हुए अपने कपड़े वपड़े झाड़ने लगता है, कहने लगता है कि ठीक है मास्टर मैं रेडी हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि पलक झपकते ही वांग लिन इस बंदे के साथ सीधा पहुंच जाता है अलाइन स्टार सिस्टम यानी कि अपने घर के अंदर। और वांग लिन यहाँ आते साथ ही सबसे पहले अपने लोगों को याद करता है, फिर चाहे वो सीतुनन हो, किंग शुई हो, उसके जो दोस्त हैं, और फिर चाहे वो जोरू या फिर कोई और भी क्यों ना हो, सभी को याद करते हुए वांग लिन थोड़ा चुप सा हो जाता है। अब यहाँ पे वांग लिन का ये चेहरा देखते साथ ही बेचारे ये जो ओल्ड मैन है ना ये भी थोड़ा अपने लोगों को मिस करने लगता है, पर उसे उदास होना अच्छा नहीं लगता है। तो वो वांग लिन से कहने लगता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर मुझे भी अपनों की याद आने लगेगी। पर तभी यहाँ पर ये वापस से सब कुछ भूल जाता है और यहाँ पर किसी छोटे बच्चों की तरह आसपास की जो बड़े बड़े प्लैनेट्स होते हैं उन्हें देखकर कहने लगता है कि यार ये कितनी अच्छी जगह है, चलो यहाँ पे खेलते हैं। वांग लिन जानता था कि वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो वो यहाँ पर फोर्सफुली इसे अपने साथ बांध कर यहाँ से ले जाने लगता है। तो यहाँ पर वो गुस्से में आ जाता है और पलक झपकती खुद को रिलीज करते हुए कहने लगता है कि अगर तुम हो को ना तो मेरे मास्टर हो तो क्या हुआ, ये किंग किसी के कब्जे में नहीं आता। वांग लिन के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इसे यहाँ पे छोड़ दूं और खेलने दूं, वैसे भी ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर तभी वांग लिन को ख्याल आता है कि इसका दिल बहुत मासूम है, किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ गया तो लोग इसका बहुत बुरी तरीके से फायदा उठाएंगे। और वांग लिन को यहाँ पे किंग शुई को भी बचाना था तो यहाँ पर वो निकालता है अब अपने शू लिक्यू और लू जिंगबाई को और काफी सख्त लहजे में दोनों को बता देता है कि अगर इसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये कहता साथ ही वांग लिन यहाँ से वॉइड के साथ मर्ज होते हुए यहाँ से दूर निकल जाता है और फिलहाल के लिए वो बस किंग शुई के बारे में सोचे जा रहा था। वही दूसरी तरफ यहाँ पे ये जो ओल्ड मैन था वो यहाँ पर अपने उसी इमेजिनरी फ्रेंड यानी कि लिटिल लिन से कहने लगता है कि लिटिल लिन जरा देखो मेरे सामने तो एक और लिटिल गर्ल आ गई है, जरा से पूछो कि इसका नाम क्या है। अब यहाँ पर लिटिल गर्ल सुनते साथ ही शू लिक्यू की काफी ज्यादा सटक जाती है और वो भड़कते कहने लगता है कि क्या बोला तूने, जिसमें यहाँ पे वो ओल्ड मैन हंसते हुए कहने लगता है कि क्या तुमने सुना नहीं, लिटिल लिन जरा देखो इस लिटिल गर्ल के तो कान भी खराब है। यहाँ पे लू जिंगबाई और जो शू लिक्यू है वो दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी के साथ देखने लगते हैं, जिसके बाद वो वापस से यहाँ पे उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने इमेजिनरी फ्रेंड यानी कि लिटिल लिन से बार बार बातें किए जा रहा था। ये दोनों ही समझ जाते हैं कि इसका जो स्क्रू है वो थोड़ा ढीला है और ये देख कर तो इन दोनों के चेहरे पर एक डेविलिश से स्माइल आ जाती है। इस दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो जैसे जैसे ट्रैवल कर रहा था उसे यहाँ पे अंदाजा हो चुका था कि यार उसके जाने के बाद यहाँ पर काफी सारी चीजें हुई है, लेकिन वांग लिन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कितने सालों से मिसिंग था। अब यहाँ पे वो सीधा कल्टीवेशन के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी यहाँ पर उसे नजर आता है कि मास्टर फ्लेम स्पार्क जो कि अधमरी हालत में थे और यहाँ पर जो आउटर रिलम के 2 कल्टीवेटर्स थे वो यहाँ पर उसके ऊपर बिल्कुल शेर की तरह
टूट पड़े थे। काफी सारे अटैक्स को यहाँ पे मास्टर फ्लेम स्पार एक्सप्लोड कराने तक की नौबत पे आ जाते हैं, जिसके बैकलैश उन्हें भी पड़ते हैं और यहाँ पर वो और ज्यादा इंजरीज में लिपट चुके थे। यहाँ पे आउटर रियलम के जो कल्टीवेटर्स थे ये भी काफी ज्यादा इंजर्ड थे, लेकिन ये तादाद में 2 थे और ये लोग हंसते हुए कहने लगते हैं कि आज तो तुम यहाँ पे कुत्ते की मौत मरोगे, अब तो तुम लोगों को बचाने वाला कोई भी नहीं। हालांकि हमारा एक एग्रीमेंट है, लेकिन हम चुपचाप चोरी छुप के तो अटैक कर ही सकते हैं ना। और क्या बात है, इस बार तो बहुत बड़ी मछली हाथ लगी है। सुना है यहाँ पे तुम्हारा बड़ा नाम है। हाँ? मास्टर फ्लेम स्पार्क अपने दांतों को पीसते हुए कहने लगते हैं कि अगर इनर रियलम के जो लॉर्ड यहाँ पे होते ना, तो क्या तब तुम्हारी ये औकात होती मुझसे ये बात कहने की। मास्टर साउथ क्लाउड या फिर मास्टर होंगशान, दोनों में से अगर कोई एक भी यहाँ पे होता ना, तो तब भी तुम्हारी औकात नहीं होती इतना ज्यादा एरोगेंट बनने की। शायद तुम लोग भूल गए हो कि तुम्हारे एंसेस्टर का हमारे इनर रियलम के लॉर्ड ने क्या हाल किया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 2 बंदे और कोई नहीं बल्कि एक था फायर स्पैरो क्लैन का और दूसरा था हेवनली वुल्फ क्लैन का। यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों पागलों की तरह हंसते हुए वांग लिन के बारे में बहुत बुरा भला कहता है। यहाँ तक कहते हैं कि अगर वो आज यहाँ पे आ जाए ना, तो हम उसे ऐसे मुट्ठी से मसल देंगे। मास्टर फ्लेम स्पार्क यहाँ पे कहने लगते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम अपने मुंह से भी ये बात उनके लिए बोल पाओ। तुम्हारे एंसेस्टर तक अपनी जान नहीं बचा पाए, एक तो मारा गया, दूसरा स्लेव बन गया और वो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि एंसेस्टर का सुनते साथ ही इन लोगों के खून में आग लग जाती है। तभी ये लोग गुस्से के साथ यहाँ पे मास्टर फ्लेम स्पार्क के ऊपर अटैक लॉन्च कर देते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर वक्त बिल्कुल रुक जाता है क्योंकि वांग लिन कहता है स्टॉप। अब यहाँ पे वांग लिन मास्टर फ्लेम स्पार्क को अपना कवर देता है, यानी कि उन्हें बहुत ही अच्छे से डिफेंड करते हुए सीधा आगे आता है। यहाँ पर उसका जो गोल्डन फ्लेम है इन दोनों को मिटा के रख देता है। इसी के साथ अब वांग लिन मास्टर फ्लेम स्पार्क को हील करना शुरू कर देता है और यहाँ पर मास्टर फ्लेम स्पार्क भी बहुत ही इज्जत के साथ वांग लिन को रिस्पेक्ट देते हैं। और वांग लिन को वो पल याद आता है जब वांग लिन कभी उन्हें ऐसी इज्जत दिया करता था। लेकिन तभी वांग लिन को यहाँ पे इस दौरान पता चलता है कि असल में उसे जाए हुए काफी अरसा हो चुका है और बेसिकली उस बैरियर के चलते ये लोग तो यहाँ पे नहीं आ पाते, लेकिन सोवरीन ने पहले से ही जाल बिछा के रखा था। और वो जो 7 कलर रियलम है, जो कि वांग लिन वहाँ पे जाके उसे डिस्कवर करने वाला था, लेकिन वांग लिन यहाँ से डिसअपेयर हो गया। तो यहाँ पर जितने भी लोग थे उन्होंने मास्टर होंगशान से रिक्वेस्ट की, तो मास्टर होंगशान भी यहाँ पर सभी को लेकर उसे डिस्कवर करने गए। लेकिन जैसे ये लोग अंदर गए तो सोवरीन के बिछाए जाल में ये लोग बुरी तरीके से फंस चुके थे। और तभी मास्टर फ्लेम स्पार्क काफी ज्यादा रिग्रेट करते हुए बताने लगते कि असल में वो जो 7 कलर रियलम है वो तो सोवरीन की एक सोची समझी चाल थी। वो असल में आउटर रियलम से इनर रियलम आने का एक शॉर्टकट है। और हमें पता चला कि ऐसे 5 ट्रैप मौजूद है और जो समंदर रिवर में वो जो 7 कलर रियलम है बेसिकली उसी के अंदर हमारे मास्टर होंगशान और बाकी के जो कुछ कल्टीवेटर है इन्हें काफी बुरी तरीके से टॉर्चर करके ट्रैप किया गया है। मास्टर होंगशान अकेले अंत तक लड़ते रहे पर एट द एंड ये लोग उन्हें ट्रैप करने में कामयाब हो गए। ऑलमोस्ट हमारे आधे से ज्यादा जो टॉप के कल्टीवेटर्स है वो या तो ट्रैप हो गए या फिर वहाँ पे पूरी तरीके से इंजर्ड हो गए, क्लोज डोर में बिजी है। लेकिन फिर भला वो सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन का, जिन्होंने सिचुएशन को बिगड़ता हुआ देखकर पूरी चीज को हैंडल करने के लिए मोर्चा संभाल लिया और उन्होंने एक ऐसे स्पेल का यूज किया जिसके जरिए से जो भी कनेक्शन था ना आउटर और इनर रियलम के बीच का, फिर चाहे वो पोर्टल हो या फिर वो 7 कलर रियलम ही क्यों ना हो, वो जो एंशिएंट स्पेल था ना उसने आते साथ ही अपना जलवा दिखा दिया। यहाँ पे मास्टर फ्लेम स्पार्क आगे बताते हैं कि सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन के बस में जो कुछ भी था उन्होंने किया और ये काफी सब कुछ अच्छा भी चल रहा था, लेकिन हमें क्या पता था कि ये बस टेम्परेरी है, क्योंकि जो आउटर रियलम के कल्टीवेटर्स थे जो कि घात लगा के यहाँ पे छिपे हुए थे, इन लोगों ने सही मौका देखते साथ ही वापस से हमला किया। और इस हमले के दौरान सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन को भी ऐसी इंजरीज हुई कि जिसके चलते उन्हें जल्द से जल्द क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाना पड़ा। यहाँ तक कि उनकी पुरानी जो इंजरीज थी वो भी इससे कहीं ना कहीं जाग चुकी थी। और ये जो वॉर था ये लगातार 3 हिस्सों में हुआ और इस दौरान हमारे काफी सारे कल्टीवेटर्स भी मारे जा चुके हैं। लेकिन मास्टर होंगशान की निगरानी में 7 कलर रियलम के काफी सारे जो हिस्से थे उनको हमने बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि इनके जो आने जाने का रास्ता है ये काफी हद तक बंद हो चुके हैं। लेकिन ये जो अलायंस स्टार सिस्टम है इसके अंदर हेडक्वार्टर के अंदर अभी भी एक मौजूद है। इसी के साथ वो काफी बड़े बड़े नाम लेता है जो कि बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है। वांग लिन हैरान था कि उसके जाते साथ ही कितना कुछ हो गया। और तभी मास्टर फ्लेम स्पार्क थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि लगता है कि अगर दोबारा से ये वॉर हुई ना तो हम इनर रियलम वाले कहीं के नहीं रहेंगे। ये सुनते साथ ही वांग लिन का किलिंग इंटेंट काफी ज्यादा हायर लेवल पे पहुंच जाता है। वो कहने लगता है कि कहीं के नहीं रहेंगे मतलब क्या, इन लोग इतनी बचाल। हाँ, अब यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि इस दौरान वो उन्हें काफी ज्यादा रिकवर कर चुका था और अब वांग लिन सीधा जो कल्टीवेशन अलायंस है उसकी तरफ वो बढ़ना शुरू कर देता है। और यहाँ पे मास्टर फ्लेम स्पार्क भी वांग लिन को बहुत ही ओबीडियंटली उसे फॉलो करते रहते हैं। अब वांग लिन को यहाँ पे सबसे ज्यादा फिक्र अगर किसी की हो रही थी तो वो थे सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई की। और जब यहाँ पे मास्टर फ्लेम स्पार्क से उसे पता चलता है कि यहाँ पर इनर रियलम के लोगों ने अपना डेरा डाल दिया है क्योंकि अलायंस का जो हेडक्वार्टर है यहाँ पर भी 7 कलर रियलम मौजूद है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन की ना ऐसे मतलब गुस्से के मारे ऐसे जो नसें होती है ना सिर के ऊपर वो दिखना शुरू हो जाती है। मास्टर फ्लेम स्पार्क जो कि वांग लिन को क्लोजली ऑब्जर्व किए जा रहे थे वो भी शॉक्ड थे। अब पलक झपकते
ही वांगलिन सीधा पहुंच जाता है इनके फर्स्ट बैरियर के पास, यानी कि जहां से अलायंस का हेडक्वार्टर शुरू होता है और जिसके अंदर की वो 7 करोड़ रेलम मौजूद है। यहाँ पे वांगलिन को एक टोर्नेडो नजर आता है जो कि तेजी से स्पिन भी कर रहा था और यहाँ पर ये काफी अमाउंट में आसपास की जो एनर्जी है उसको भी ड्रेन करना शुरू कर देता है। बेसिकली ये यहाँ पर ओरिजिनल एनर्जी फॉर्म करने के लिए लगाया गया था, साथ ही प्रोटेक्शन के लिए भी। और ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स तो कभी भी यहाँ पर फोर्सफुली आ ही नहीं सकते, लेकिन वांगलिन उसकी कहानी अलग है। वांगलिन सिंगल स्ट्राइक से ही इसका जो ये रोटेशन था ना, इसको ही कम्प्लीटली फ्रीज कर देता है। ऐसा लग रहा था कि मानो वहाँ का वक्त तक रुक चुका हो। और यहाँ पर ये देखकर अंदर के लोग, वो लोग बिना यहाँ पर बाहर आए हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं और उन्हें लग रहा था कि कोई थर्ड स्टेप का कोई मामूली सा कल्टिवेटर आया होगा इनर रेलम से बदला लेने। तो वो लोग भी हंसते हुए कहने लगते हैं कि कीड़े, तुम जो कोई भी हो लौट जाओ यहाँ से, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं कि हम तुम जैसे कीड़े के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करें। वांगलिन यहाँ पे कहता है कि अच्छा तुम खुद एक चींटी हो मेरे सामने, तुम्हारी इतनी मजाल है। अब हम देखते हैं कि वांगलिन का ये एटीट्यूड देखकर तो मास्टर ऑफ फ्लेम स्पार्क को भी ऐसे गूज बम आने लगते हैं। और तभी यहाँ पर कुछ लोग बाहर आते साथ ही जैसे ही देखते हैं कि यहाँ पर बस इनके सामने 2 लोग हैं और तो और वांगलिन काफी ज्यादा यंग भी था। तो यहाँ पर वो लोग वांगलिन और मास्टर ऑफ फ्लेम स्पार्क को देखकर हंसते हुए कहते हैं कि कोई सस्ते नशे करके आए हो क्या, मरने की और कोई जगह नहीं मिली। लेकिन तभी इन्हीं ग्रुप में कुछ बंदे थे जो कि यहाँ पर वांगलिन को देखते साथ ही ऐसे फ्रीज हो जाते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट वॉर हुआ था इनके बीच में, ये लोग उस रात को याद करते हैं और यहाँ पर इनकी रूह कांप उठती है और वो लोग हाफते काफते पीछे हटते हुए कहने लगते हैं कि ये तो इनर रेलम के लॉर्ड है, ये वही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग डर के मारे पीछे की ओर भागने लगते हैं और यहाँ पर पूरे के पूरे आउटर रेलम में कोई एक नाम जो कि सबसे ज्यादा फेमस हुआ था इनर रेलम से, तो वो था इनर रेलम का लॉर्ड यानी कि वांगलिन। मास्टर ऑफ फ्लेम स्पार्क जब ये देखते हैं ना, तो वांगलिन के प्रति उसके मन में जो रिस्पेक्ट और जो एक होता है ना डर वाली, इज्जत वाली डर, वो भी काफी ज्यादा पीक लेवल पे पहुंच जाता है। और वो भी समझ जाते हैं कि आउटर रेलम के लोगों की अगर कोई बस अपने नाम से ही रूह को कपा सकता है तो वो और कोई नहीं बल्कि वांगलिन है। अब हम देखते हैं कि पलक झपकते ही यहाँ पे जितने भी ये सारे नमूने थे इन सबको निपटाते साथ ही वांगलिन काफी ज्यादा इनर एरिया में पहुंच जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक्सट्रीम तियानजाओ है वो आते साथ ही वांगलिन के सामने खड़ा हो जाता है और ये सोवरीन काउंसिल का एक एल्डर है। ओल्ड मैन ना आओ देखता है ना ताओ, यहाँ पे अपने आते साथ ही जॉस फ्लेम को गैदर करना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि इनर रेलम के लॉर्ड आज तुम यहाँ पे बचने नहीं वाले। यहाँ पे मनी मन वो काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा था क्योंकि इसने वांगलिन के बारे में रिमर्स तो सुने थे लेकिन इसमें से एक पे भी वो यकीन नहीं कर पाता। तो यहाँ पे वो सोचता है कि मैं कहाँ स्पिरिट वर्ल्ड रेलम का कल्टिवेटर, कहाँ ये थर्ड स्टेप पे भी नहीं पहुंचा, ये मुझे मारेगा हाँ, लेकिन इसे मारकर मैं सोवरीन से अच्छे खासे जो रिवॉर्ड्स है उन्हें हासिल करूंगा। अब यहाँ पे अचानक से वो अपने रिफाइन किए गए 3 ड्रैगन्स को बाहर निकालता है। यहाँ पे इन्हें जॉसलिन की पावर देते हुए वांगलिन की तरफ इनसे हमला करवाता है। यहाँ पे आसपास जितने भी कल्टिवेटर्स थे ना, वो सभी लोग ये नजारा देख रहे थे और इनकी तादाद लगभग 10 से 15 हजार से ज्यादा होगी। अब ये जो ड्रैगन थे, ये तीनों ड्रैगन वांगलिन की तरफ ऐसे मुंह फाड़ के जॉस फ्लेम के साथ हमला करने को चाहते हैं, पर तभी वांगलिन बस यहाँ पे स्माइल करता है और यहाँ पे उसकी आंखें ओपन होती है और वही उसकी आंखों में गोल्डन कलर की जो एनर्जी थी जो कि लाइट का रूप ले लेती है, वो यहाँ पे हल्की हल्की इमिट होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये हल्की सी रोशनी देखते साथ ही यहाँ पर सबको सांप सूंघ जाता है। सब के सब जैसे फ्रीज हो चुके हैं और यहाँ पर ये ड्रैगन्स ये तो पसीने में नहा जाते हैं। वो इमीडिएटली वांगलिन के आसपास चक्कर काटते हुए किसी टाइप के रिचुअल को जैसे परफॉर्म कर रहे हो। यहाँ पर हमें तभी इन ड्रैगन्स की मेमोरीज को दिखाया जाता है जो कि इनके काफी ओल्ड जनरेशन की मेमोरीज है और जहाँ पे इन्हें बस यही पता चलता है कि जब भी तुम्हें ये आंखें दिखे ना जिनमें ये रोशनी तुम्हें नजर आए जिससे तुम्हें डर हो, समझ जाना कि ये हमारे दुश्मन नहीं और हम इनके दुश्मनी के लायक भी नहीं। और तभी यहाँ पर इनकी जो मेमोरीज है ये अचानक से वापस से सील हो जाती है क्योंकि यहाँ पर इन्हें रिफाइन किया गया था तो मेमोरीज इनकी बहुत ही ज्यादा कम थी। लेकिन एक चीज जो जनरेशन बाई जनरेशन चलती आ रही है उसे यहाँ पर ये रिफाइनिंग सील भी रोक नहीं पाता, जिसके चलते ये ड्रैगन भी अब यहाँ पर वांगलिन के सामने ऐसे नतमस्तक हो जाते हैं। वांगलिन ऐसे जैसे मान लो किसी मिस्टीरियस स्टेट में पहुंच चुका हो और अचानक से उसका हाथ ऐसे मूव करने लगता है जिसके चलते चारों ओर गोल्डन कलर की बिजलियां गिरने लगती हैं। यहाँ पे एक्सट्रीम तियानजाओ जब ये नजारा देखता है तो वो उल्टे पैर अपनी जान बचाने को देखता है। बहुत लेट हो चुका था क्योंकि यहाँ पे वांगलिन का ये जो सेलेस्टियल थंडर है ना, ये इसको काम तमाम कर देता है। अब पलक झपकती इसकी सोल भी अब वांगलिन के पास ट्राइब हो जाती है और वांगलिन जानता है कि इसका वो क्या करेगा। इसी के साथ ये लोग जब ये नजारा देखते हैं ना कि वांगलिन ने कैसे जो एक्सट्रीम तियानजाओ है उसका काम तमाम कर दिया, सबके होश उड़ चुके थे। वांगलिन इन पे ध्यान भी नहीं देता, वो आगे की ओर बढ़ चुका था। यहाँ पे मास्टर फ्लेम स्पार्क सीधा सेकंड बैरियर के पास आ जाते हैं और वांगलिन भी इन्हीं के साथ था। और मास्टर फ्लेम स्पार्क सामने मौजूद एक प्लेनेट के बारे में उसे बताते हैं जो कि काफी ज्यादा रेयर है क्योंकि ये काफी ज्यादा थिक ऑरा को अपने अंदर कंडेंस किए हुए हैं, जिसके चलते कल्टिवेटर्स को यहाँ पर कल्टिवेट करके तेजी से स्ट्रॉन्ग बनने में काफी ज्यादा आसानी होती है। वांगलिन का इंटरेस्ट जाग जाता है, पलक झपकती वो सारी की सारी ऑरा फार्मिंग कर लेता है। इस दौरान वांगलिन मास्टर फ्लेम स्पार्क से कहते हैं कि अगर आप यहाँ से आगे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से वापस लौटना चाहते हैं तो भी मैं
आपको नहीं रोकूंगा। ये कहते हुए वांग मास्टर फ्लेम स्पार्क के हाथ में 2 ड्रैगन्स की कमांड दे देता है और कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है और आप 3rd स्टेप पे जाने से बस एक कदम दूर हो। तो वांग यहाँ पर उन्हें जॉस फ्लेम भी गिफ्ट करता है। मास्टर फ्लेम स्पार्क के चेहरे का जो एक्सप्रेशन था ना वो देखने लायक था। वो काफी ज्यादा वांग लिन की रिस्पेक्ट करने लगता है। तभी वांग लिन को याद आता है कि यहाँ पर एक और बंदा है जो कि वांग लिन से कुछ चीजें डिजर्व करता है, वो है शेंग एंग हू, जो कि कहीं ना कहीं वांग लिन के ऊपर ब्लाइंडली बिलीव करता है। यहाँ पर जो दूसरा वाला ड्रैगन था वो शेंग एंग हू के लिए मास्टर फ्लेम स्पार्क को दे देता है। अब वांग लिन के कमांड पर जो आखिरी ड्रैगन था वो यहाँ पे तबाही मचाना शुरू कर देता है। लिटरली वो पलक झपकते ही काफी सारे लोगों को निपटा चुका था और तभी यहाँ पे जो मेन प्लेनेट था वो पूरी तरीके से ट्रेम्बल करने लगता है। तभी यहाँ पे एक फिगर अपीयर होता है जो कि आते साथ ही बहुत ही कोल्ड वे में वांग लिन को वार्न करता है और यहाँ मौजूद सभी लोगों को भी कि कोई भी अलायंस के रूल के खिलाफ नहीं जा सकता। यहाँ पे इसकी आवाज को सुनते साथ ही मास्टर फ्लेम स्पार्क वांग लिन को बता देते हैं कि ये कोल्ड मॉन्स्टर लोंगशान है और जो कि अलायंस के हेड का मास्टर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो ड्रैगन था ये वांग लिन की तरफ बहुत ही उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था कि यार मेरे पास में जितना था मैंने कर लिया, अब मुझे छोड़ दो। तो वांग लिन भी उसे एक क्लियर वार्निंग देते हुए यहाँ से रिलीज कर देता है कि तभी यहाँ पर वांग लिन को काफी तगड़ा वाला किलिंग इंटेंस सामने मौजूद प्लेनेट से फील हो रहा था और वांग लिन समझ चुका था कि कोई है जो कि वापस से अपने उसी ब्रिजर्क वाले मोड में चला गया है और ये और कोई नहीं बल्कि किंग शुई है। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन अपनी एंशिएंट गॉड बॉडी को एक्टिवेट करते हुए फोर्सफुली अंदर की तरफ चार्ज करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे पता है कि हर हाल में किंग शुई को बचाना इंपॉर्टेंट है। कि तभी ये जो मास्टर लॉन्ग पान था ना ये यहाँ पे वांग लिन को रोकने के लिए अपने एक बड़े से ट्रेजर को बाहर निकालता है जो कि एक स्क्रोल जैसा था और इसके अंदर जैसे ये ओपन होता है तो हमें माउंटेन और रिवर्स की पेंटिंग दिखाई जाती है और ये वांग लिन को इस पेंटिंग के अंदर तेजी से पुल करते हुए ट्रैप करना चाहता था, जो देखकर वांग लिन की सटक चुकी थी। वो यहाँ पे एंशिएंट गॉड बॉडी के साथ अपनी सेलेस्टियल पावर को एक्टिवेट करते हुए वॉर स्पिरिट प्रिंट सीधा यहाँ स्क्रोल की तरफ ही चला के मारता है और यहाँ वांग लिन के अंदर जो प्योर सेलेस्टियल लाइन की ब्लड की पावर थी ना वो यहाँ पे जब वॉर स्पिरिट प्रिंट के रूप में बाहर निकलती है जो कि वांग लिन ने उस ओल्ड मैन से सीखा था। वांग लिन ने जो उस मैनुअल में देखा था एग्जैक्टली वो उसी को कॉपी करते हुए इसको बना चुका था, जिसके चलते इसका फॉर्म जो था यानी कि वॉर स्पिरिट प्रिंट का ये जो फॉर्म था ना ये काफी ज्यादा ओरिजिनल था और जिसके अंदर एक ओरिजिनल सेलेस्टियल की ब्लड की पावर भी थी। और यहाँ पे इस सेलेस्टियल ऑरा को पूरा का पूरा ये जो इनर रियलम है इसके दूर दराज के इलाके के लोग भी फील कर पाते हैं और जिन्होंने कभी एक एंशिएंट सेलेस्टियल को देखा होगा एक रॉयल ब्लड लाइन वाले को, तो उन्हें बस ये जो हल्की सी भनक है ना यही काफी होती है। इस दौरान वांग लिन के इस इंसिडेंट के चलते हमें 3 मेजर जगहों का सीन दिखाया जाता है। सबसे पहला होता है अंडर सेलेस्टियल रियलम का बचा हुआ एक आखिरी कोना जिसके अंदर यहाँ पे मिस्टीरियस फिगर को देख पाते हैं जो यहाँ पर अपनी पूरी जी जान लगाकर देखना चाहता था कि आखिर किसके अंदर से ये ऑरा उसे फील हुई, लेकिन एट द एंड उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा कम थी। तो वो थक हार के कहने लगता है कि ये जो कोई भी है इसके पास रॉयल ब्लड लाइन होगी, तभी तो मैं इसकी लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाया। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये ज़ियान फैमिली का वही ओल्ड एंसेस्टर ज़ियान है और जब वो वांग लिन की इस सेलेस्टियल की ऑरा को ये फील करता है ना तो हल्की सी इसकी आंखें भी थोड़ी देर के लिए चमक उठती हैं, जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि ये जो कोई भी है मुझे इसे ढूंढ नहीं होगा क्योंकि एक रैंक 7 का सेलेस्टियल कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। मैं सालों से व्हाइट टर्बुलेंट में फंस के रह गया हूँ, अगर मुझे ब्रेक थ्रू करके आगे बढ़ना है तो मुझे इसके ब्लड की पावर चाहिए। यहाँ पे हम समन स्टार सिस्टम के अंदर भी एक मिस्टीरियस फिगर को देख पाते हैं जिसका हुलिया हमें नहीं दिखाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इस चीज को फील कर चुका था और वो कहने लगता है कि मैं हैरान हूँ कि आखिर एल्डर माँ ने ऐसा फील किया होगा या नहीं, और मुझे लगता है कि शायद उन्होंने कर लिया होगा। वैसे भी वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ के यहाँ से निकलना ही होगा। अब तभी हमें यहाँ पर एक ऐसी जगह का भी सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ से काफी मिस्टीरियस जगह पे लोकेट था और यहाँ पे 6 छोटे बड़े स्टैचूज मौजूद थे जिनमें से 4 की बहुत ही ज्यादा बड़े थे और ये सेंटर में मौजूद थे और ये असल में एंशिएंट डेविल, डीमन और गॉड के स्टैचूज थे। और यहाँ हमें बताया जाता है कि बेसिकली इन्हीं स्टैचूज के अंदर जो एंशिएंट सेलेस्टियल एम्परर यानी कि एंशिएंट सेलेस्टियल सोवरेन उसके 4 सबसे लॉयल बंदे जिन्हें कि उसने अपना जनरल बनाया था, उन सभी को यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए सील करके रखा गया है। लेकिन ये लोग अपनी फोर्स को यूज करके धीरे धीरे करके उस सील को तोड़ने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि असल में ये 4 और कोई नहीं बल्कि वो डिवाइन सेक्ट के वो जो 4 सेक्ट के जो फर्स्ट एंसेस्टर हुआ करते थे, यानी कि वर्मिलियन वर्ल्ड एम्परर, अज़ोर ड्रैगन एम्परर, व्हाइट टाइगर एम्परर और ब्लैक टॉर्टोइस एम्परर। और बेसिकली ये 4 भी जब इस ऑरा को फील करते हैं ना कहीं ये भी कांप उठते हैं, इन्हें भी यकीन नहीं होता। अब यहाँ पे आई नो मेरी तरह तुम भी सोच रहे होगे कि यार अगर ये वर्मिलियन वर्ल्ड है वो भी फर्स्ट जनरेशन का, तो फॉलिंग लैंड में जिससे वांग लिन मिला था फिर वो क्या है। फिलहाल के लिए सब्र करो, इसका जवाब तुम्हें आगे मिलेगा।
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब दोनों अटैक आपस में कोलाइड करते हैं तो इम्पैक्ट सबसे ज्यादा वांग लिन को पड़ता है, क्योंकि वो जो रिजेक्शन फोर्स था ना वो काफी टेरेबल सिचुएशन में पड़ चुका था। यहाँ तक कि इसकी बॉडी के अंदर जो तालमेल इसने बिठाया था ये अब वापस से बिगड़ चुका था और दोनों ही पावर्स आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे वांग लिन समझ चुका है कि अब तो आर या पार जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे जो मास्टर लोंगबान थे वो वापस से उनकी जो एंशिएंट वॉइस थी वो यहाँ पर सभी को सुनाई देती है और वांग लिन से वो यही कहने लगते हैं कि बताओ आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो, अब तो तुम्हें मरना होगा क्योंकि तुम अलायंस के अंदर इन्वेट करने की कोशिश कर रहे हो। वांग लिन के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना वो सब कुछ निकाल देता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम खुद को अलायंस का बताते हो। जहाँ तक मैंने सुना है कि अलायंस इनर रियलम का पार्ट है और इनर रियलम इस वक्त आउटर रियलम के हाथों में पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पे है। हमारे 4 में से 2 स्टार सिस्टम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। मेरे भाई किंग शुई को तुम लोगों ने ट्रैप करके रखा है और जो तुम्हारी चोजन डिसाइपल जो कि अलायंस के हेड है, इन लोगों ने तो अपने हाथों से ही इनर रियलम का सौदा कर दिया आउटर रियलम के साथ। और तुम मुझे रोकोगे? मुझे हर हाल में इस चीज को रोकना है क्योंकि मैं इनर रियलम के इस जनरेशन का लॉर्ड हूँ। यहाँ पे मास्टर लोंगबान जो कि इस वक्त अभी भी आधी नींद में थे, जब वो ये सारी बातें सुनता है ना उसकी सारी की सारी जो कॉन्शियसनेस है वो वापस आ जाती है। और क्योंकि ये अपने बिल्कुल अंतिम समय में पहुंच चुके थे तो यहाँ पर इन्होंने अपनी ओरिजिन सोल को ही जिस प्लैनेट पे इस वक्त ये मौजूद है उसी के साथ फ्यूज कर लिया था, क्योंकि इन्हें पता है कि बस यही एक तरीका है जिसके जरिए से ये बिना ब्रेक थ्रू किए कुछ ज्यादा लंबे अरसे तक जी सकते हैं। लेकिन वांग लिन की हरकत ने उसे आज यहाँ पर जागने पे मजबूर कर दिया था। अब यहाँ पे हम तभी देखते हैं कि इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसके 3 डिसाइपल्स उसे यहाँ पर ग्रीट करते हुए आ जाते हैं और ये लोग आनंद फानन में आते हैं क्योंकि वांग लिन इनकी पोल खोल रहा था। मास्टर लोंगबान अभी भी ये सुन के हैरान थे कि उसके सामने इस वक्त इनर रियलम का लॉर्ड मौजूद है। अब तभी यहाँ पर ये तीनों कुछ एक्सप्लेनेशन दे पाते हैं कि तभी उनमें से एक बंदे का जो डिवाइन सेंस है वो यहाँ पर मास्टर लोंगबान के सामने खुली किताब की तरह ओपन हो जाता है, जिसके बाद उसे इनके किए गए कारनामों के बारे में पता चल जाता है कि इसके पीठ पीछे वाकई में इन लोगों ने इनर रियलम को आउटर रियलम के हाथों में बेच दिया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका गुस्सा इतना था कि बस इनकी नजर भर से ही 2 बंदे तो वहीं पर निपट जाते। अब ज़ोंग यहाँ पर कांपते हुए कहने लगता है कि मास्टर मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। क्योंकि वो इसका कोर डिसाइपल है तो यहाँ पर मास्टर लोंगबान भी उसे एक मौका देते हैं और यहाँ पे ले दे के ये जो ज़ोंग युआन था ये बस एक ही एक्सक्यूज देता है कि मैंने जो कुछ भी किया बस हमारे अलायंस के लिए किया और आपके जाने के बाद मैं ही जानता हूँ कि मैंने कैसे अलायंस में जिंदा करके रखा है और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और सोवरीन जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि हम अगर सारे मिल भी जाए ना तो भी उसके बराबरी के नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि उनके साथ हाथ मिलाने में ही हमारी भलाई है। यहाँ पर ये सुन नहीं था कि मास्टर लोंगबान भड़कते हुए कहने लगता है कि बस बहुत हो गया, चाहो ना तो तुम्हें मार सकता हूँ लेकिन मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, तुम्हें अपना कोर डिसाइपल बनाया, तुम्हें सब कुछ सिखाया है, तो आज जो गलती तुमने की है उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वांग लिन को देखता है और कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, मेरे डिसाइपल ने जो भी गलती की है उसका खामियाजा मैं ही भुगतूंगा। अब यहाँ पे पलक झपकते ही अपनी ऑलमोस्ट 60% जितनी फैटिलिटी को बर्न करते साथ ही अपनी पावर को इंक्रीज करने लगते हैं और तभी यहाँ पर वो एक ह्यूमन का जो कि काफी ज्यादा दिखने में ओल्ड था उसका फॉर्म ले लेते हैं, जिसके बाद वो वांग लिन से कहने लगता है कि इनर रियलम के लॉर्ड आप समनिंग स्टार सिस्टम को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसे वापस से हमारा बनाने के लिए पूरी जी जान लगा दूंगा। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरा कोर डिसाइपल ही मेरे उसूलों के खिलाफ जाएगा। मैंने उसे बताया था कि मैंने अलायंस स्टार सिस्टम सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि एक दिन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आउटर रियलम के खिलाफ ये सबसे बड़ी ताकत बन के उभरे, ना कि इसके लिए कि चोरी छुपके जाकर उनके साथ हाथ मिला लिया जाए। अब हम देखते हैं कि उसके डिसाइपल को भी बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हो रहा था, वो नजरें नीचे करके बस मास्टर के ऐसे साइड में खड़ा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर लोंगशान जो है वो वांग लिन के सामने जो 7 कलर रियलम था उसका एक बैरियर ओपन कर देते हैं, फिर वापस से माफी मांगते हुए यहाँ से चला जाता है। पर ज़ोंग ज़ियान यहाँ पर एक बार मुड़ के मास्टर फ्लेम स्पार्क की तरफ देखता है और यहाँ बस उसे इतना ही कहता है कि मैं यही चाहूंगा कि तुम मुझ पे यकीन करो, क्योंकि जैसा तुम सोच रहे हो सिचुएशन वैसी भी नहीं है, तुम जैसा सोच रहे हो पास्ट में वैसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे वांग लिन समझ चुका है कि इनका कोई ना कोई पर्सनल मैटर जरूर होगा, तो वांग लिन फिलहाल यहाँ पे मास्टर फ्लेम स्पार्क को यही पे छोड़ 7 कलर रियलम की ओर बढ़ रहा था और जाते हुए मास्टर फ्लेम स्पार्क से इतना ही कहता है कि बेहतर यही होगा कि इस वक्त आप ब्रेक थ्रू करने पे फोकस करो। अब वांग लिन पहुंच चुका था 7 कलर रियलम के अंदर, जहाँ पर उसकी मुलाकात सबसे पहले होती है एक जायंट से टर्टल से, जिसके फोरहेड पर एक बिल्कुल फ्रोजन डेड बॉडी मौजूद थी। और वांग लिन को जो 4th जनरेशन के वर्मिलियन वर्ल्ड एम्परर थे ना, उनके जरिए से पता चल चुका था कि अलायंस के अंदर ब्लैक टॉर्टाइस डिवाइन सेक्ट का जो गद्दार एम्परर है वो मौजूद है और कहीं ना कहीं उनकी मेमोरीज में भी वांग लिन ने इस बंदे की शक्ल देख ली थी। अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बड़े बड़े माउंटेन्स थे अचानक से ये कांप उठते हैं और वांग लिन को तभी किंग शुई की ऑरा फील होती है और थोड़ी आगे की दूरी पर जाने पर वांग लिन जो देखता है ना तो उसके होश उड़ चुके थे। यहाँ पर सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई को बहुत ही बुरी स्टेट में रखा गया है। बेसिकली यहाँ पर उसे मिस्टीरियस मेथड के जरिए से उसके पूरे के पूरे माइंडसेट को ही ये लोग इरेज करने में लगे हुए थे और इसे बस चलता फिरता एक ब्रिजर्क मैन बनाने में लग जाते हैं। वांग लिन का जब
धुंधला चेहरा किंग शुई की नजरों के सामने आता है तो वो इसे पहचान नहीं पाता, लेकिन वांग वेन जब देखता है कि इसकी बॉडी से बार बार खून निकल रहा है और सारी नुकीली चीजें जो है वो उसकी बॉडी के अंदर धसी हुई है और जो कि बेसिकली यहाँ पर जितने भी लोग मारे जा चुके हैं उनकी डेड बॉडी से कनेक्टेड थी, कहीं ना कहीं इन मरने वालों की जो हेट रेट है वो यहाँ पर इस मिस्टीरियस मेथड के जरिए से किंग शुई की जो कॉन्शियसनेस और उसका जो माइंड है उसे करप्ट करने में लग जाती है। फौरन एक तगड़ा वाला जी रियलम का अटैक सीधा वांग वेन की बॉडी के ऊपर हावी हो जाता है। वांग वेन को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता और किंग शुई ने अटैक कर दिया था। और ऐसे ही नो कि वांग वेन अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और इतने सालों में उसका जो विल पावर है ये भी, तो वांग वेन बहुत इजीली इसे टैकल कर लेता है और जो जी रियलम का इफेक्ट है इसे काफी हद तक ये कम कर चुका था। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग वेन यहाँ पे सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई को होश में लाने की कोशिश करता है। वो यहाँ पर अपने बारे में उसे बताता है कि जरा पहचानिए, आपका जूनियर ब्रदर आपके सामने खड़ा है। अब यहाँ पे जैसे ही वो ये सारी बातें सुनता है ना तो किंग शुई की जो कॉन्शियसनेस है वो थोड़ी देर के लिए वापस आती है और इसी दौरान वो वांग वेन को बता देता है कि कैसे यहाँ पर उसकी बॉडी उसके सोल का यूज करके और उसके किलिंग इंटेंट का यूज करके बेसिकली यहाँ पर ये लोग एक स्लॉटर एसेंस को फार्म कर रहे हैं। और जैसे ही उसके किलिंग इंटेंट के जरिए से स्लॉटर एसेंस बनने लगता है और उसके आसपास से इमर्ज होता है तो यहाँ पर एक 7 कलर्ड पाम आता है जो कि इस पूरे के पूरे एसेंस को अब्सॉर्ब करके यहाँ से गायब हो जाता है। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। किंग शुई को काफी ज्यादा पेन होता है, लेकिन यहाँ पर जो कांटे उसके बॉडी में चारों ओर चुभे हुए थे वो बार बार उसके अंदर जो किलिंग इंटेंट है उसे पुश करने में मदद करते हैं। अब यहाँ पे आधी अधूरी बात बताने के बाद ये वापस से पहले जैसे एकदम बर्ज़र्क मोड में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी लड़खड़ाते हुए कहने लगते हैं कि वो ट्रेजर। अब यहाँ पे वो ट्रेजर कहते हुए वो सीधा जो ब्लैक टॉर्टोइस डिवाइन एम्पर था उसकी ओर देखने लगते हैं और फिर वापस से ये अपनी पुरानी हरकत करने लगता है। ये देखकर वांग वेन सोच में पड़ जाता है कि आखिर ब्लैक टॉर्टोइस डिवाइन एम्पर यहाँ पे आया तो आया क्यों, आखिर उसने अपनी सेक्ट वालों को किस चीज के लिए धोखा दिया और ये किस ट्रेजर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे किंग शुई जो कि ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस होने लगता है कि तभी वापस से वो नेल उसे तेजी से चुभोते हुए उसे जगा देते हैं। फिर उसके किलिंग इंटेंट को जगाने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी जितनी भी मेमोरीज होती हैं वो यहाँ पर उसे वापस से दिखाई जाती हैं, जो कि दूर खड़ा वांग वेन भी सारी चीजें देख लेता है। यहाँ पर जो 7 कलर्ड पाम वांग वेन ने भी देखा था जो कि उसके स्लॉटर एसेंस को अब्सॉर्ब कर रहा था, यहाँ पर ऐसा ही 7 कलर्ड की हर एक चीज बादल के रूप में, कभी पेड़ के रूप में, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा किंग शुई के बचपन से लेकर आज तक उसके साथ रहा है, लेकिन उसे कभी किंग शुई भी नहीं देख पाया। लेकिन इस मेमोरी में वो चीज अच्छे से दिखाई दे रही थी। और फिर कैसे आगे चलकर किंग शुई सेलेस्टियल लॉर्ड भी बनते हैं, सारी जर्नी को वांग वेन यहाँ पर उसकी मेमोरी के जरिए से यहाँ देख पा रहा था। और फिर वो उस मोमेंट को भी विटनेस करता है जब किंग शुई पूरी तरीके से अपना आपा खो चुका था, यानी कि मैडनेस मोड में जब जाता है। और वांग वेन नोटिस करता है कि ऐसा सिर्फ एक सिंगल चीज की वजह से ट्रिगर हुआ था और वो था किंग शुई के पीछे एक बंदा जो कि 7 कलर्ड फिगर जैसा दिख रहा था। उसका जो हाथ था वो बस हल्का सा उसकी पीठ को टच करता है और बस वहीं से सारा खेल शुरू होता है ताकि वो अपनी दाव पार्टनर यानी कि अपनी वाइफ को भी मार देता है, लेकिन तब भी इसका गुस्सा शांत नहीं होता। ये बिल्कुल किसी को भी फर्क कर ही नहीं पाता। लेकिन फिर मरते वक्त उसकी जो दाव पार्टनर है उसके कान में एक वर्ड कहती हुई चली जाती है, जिसके चलते जो किंग शुई था वो कम्प्लीटली फ्रीज होके नॉर्मल हो जाता है और अनकॉन्शियस होके वहीं पे गिर जाता है। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो पूरा का पूरा जो सेलेस्टियल रियलम है ये कब का तबाह और बर्बाद हो चुका था सिर्फ किंग शुई के उस स्लॉटर इंटेंट के चलते। और एंड में हमें यहाँ पे बाईफान का चेहरा भी दिखाया जाता है जो कि हैरानी के साथ कुछ कहने वाले थे कि मानो जैसा उन्हें इन सब के पीछे का रीजन पता चल चुका है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाते ये सारी मेमोरीज वापस से रिवाइंड में चलने लगती है। अब यहाँ पर अपनी वही ब्रजर्क वाले मोड को देखते साथ ही जो किंग शुई होता है ना उसका जो पागलपन है ये वापस से जैसे अवेकन होने लगता है। इसी के चलते बार बार ये लोग इसे वो दिखा रहे थे यहाँ पर उसके मैडनेस को उकसाया जा सके। और जब जब वो यहाँ पे उसे देखते साथ ही रिएक्ट करता है तो और ज्यादा किलिंग इंटेंट इसकी बॉडी के अंदर ऐसे तेजी से ट्रांसफर होने लगती है जो देखकर वांग वेन से रहा नहीं जाता। वो सीधा जाता है और जाके घुमा के एक जोरदार अटैक सीधा इस टर्टल के ऊपर कर देता है। उसे लग रहा था कि बस मैं इसे डिस्ट्रॉय करके इसकी सोल को आजाद कर लूं, लेकिन तभी हम देखते कि वांग वेन का एक अटैक और यहाँ पर जितने भी डेड लोगों की सोल्स थी वो यहाँ पर जागते साथ ही एक जाइंट से अपने सोल पावर की मदद से स्वॉर्ड को समन करती है जो कि वांग वेन की तरफ चार्ज करता है। और इस दौरान वांग वेन यहाँ पर 2 अटैक करता है। पहले तो एक स्लैश अटैक कर देता है सीधा यहाँ पर जो ब्लैक टॉर्टोइस डिवाइन एम्परर था ताकि यहाँ पर उसकी बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो जाए और इसे दोबारा रिवाइव होने का मौका ही ना मिले अगर ऐसा कोई चांस है भी तो। और दूसरे हाथ से वो एक पाम अटैक सीधा इस जाइंट से टर्टल के शेल के ऊपर कर देता है। यहाँ पर लगातार अटैक चलते रहते हैं और वांग वेन के ऊपर वो स्वॉर्ड भी बार बार अटैक करता है, लेकिन हर अटैक के साथ ये जो जाइंट सा ब्लेड बना था ना जिसके अंदर डेड्स की सोल्स मौजूद थी जो कि यहाँ पर इसी 7 कलर रियलम में ट्रैप होके रह गई थी वो भी काफी हद तक कम होने लगती है। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग वेन काफी सारे अटैक उस शेल के ऊपर कर देता है। एंड में हम देखते हैं कि लिटरली वांग वेन की बॉडी भी यहाँ पर ट्रेम्बल करना शुरू कर देती है, बट जैसे तैसे करके वो उस सील को कम्प्लीटली पूरी तरीके से तोड़ देता है। अब यहाँ पे जैसी वांग
वांगलिन इसे तोड़ता है तो उससे एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल यहाँ पे ग्लो करता हुआ नजर आता है। अब तभी जो किंगशुई की ट्राइब हुई सोल है वो तो आजाद हो जाती है, लेकिन अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन को यहाँ पर नजर आ रहा था कि एक बहुत बड़ा सा जो स्पाइक है यानी कि जो कांटे जैसा दिख रहा था वो अभी भी किंगशुई को पूरी तरीके से अंदर से जकड़ा हुआ था, और अगर वांगलिन को इससे बचाना है यानी कि किंगशुई को, तो इससे तो निकालना ही होगा। इस दौरान वांगलिन के ऊपर काफी सारे अटैक भी होते हैं उन्हीं डेड सोल के जरिए से, लेकिन वांगलिन यहाँ पर अपने वॉर स्प्रिट प्रिंट का यूज करते हुए सबको दूर फेंक देता है। और तभी जैसे ही वांगलिन उस कांटे से टच करता है ना, यहाँ पर उसे एक फिगर अपने पीछे फील होता है जो कि कहने लगता है कि जरा देखो तो ये वो कि एंशिएंट ऑर्डर की इनहेरिटेंस किसी ऐसे इंसान को मिलेगी मुझे लगा नहीं था। रॉयल एंशिएंट गॉड की बॉडी, रॉयल एंशिएंट ब्लड, सेलेस्टल की ऑरा, परफेक्शन के लेवल तक बढ़ते हुए 5 एसेंस और एक प्योर सेलेस्टल का ब्लड बनना पड़ेगा। तुमसे बड़ा राजदार तो मैंने आज तक नहीं देखा, पर चाहे जो हो मेरे सामने सभी चीजें मैटर नहीं करती। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन उसकी तरफ मुड़ता है और उसे वही सेम बंदा नजर आता है 7 कलर में, जैसे कि हमने देखा था किंगशुई की मेमोरी में। यहाँ पे वांगलिन सारे के सारे इंसिडेंट्स को लिंक करना शुरू कर देता है कि कहाँ पर क्या क्या चीजें उसने 7 कलर में देखी हैं, और वांगलिन कहीं ना कहीं इसके जो ट्रू आइडेंटिटी है उसको ऑलरेडी गेस कर चुका था। लेकिन फिलहाल वो वांगलिन से कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम इसे बचाओगे नहीं, तुम्हारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ रोकूंगा नहीं। हाँ, अगर नाकाम रहे बचाने में तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप यहाँ से निकल जाना, रेजिस्ट करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तो वांगलिन इस मौके को कैसे छोड़ सकता था, तो वो यहाँ पे लग जाता है उस आखिरी कांटे को उसके अंदर से निकालने में, लेकिन वांगलिन जैसे इसे टच करता है तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका हार्ट और किंगशुई का हार्ट दोनों आपस में कनेक्ट हो चुके हो, और यहाँ पर जैसे इसकी बॉडी के अंदर से वो उस कांटे को निकालने की कोशिश करता है तो उसे फील हो रहा था कि जैसे उसके अंदर से भी वो सेम चीज निकाल रहा हो। अब यहाँ पे वांगलिन एंशिएंट इनहेरिटेंस और सेलेस्टल दोनों की पावर को कंबाइन करते हुए यूज करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो रेजिस्टेंट फोर्स थी ना, जो कि वांगलिन के बॉडी के अंदर हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करने में लग जाती है, तो कहीं ना कहीं ये जो पेन उसे अपने अंदर फील हो रहा था जैसे कि इसके अंदर भी एक कांटा चिपा हुआ हो, तो वो इसे काउंटर करने में हेल्प करता है। अब तभी जैसे ही वांगलिन इस कांटे को जैसे तैसे निकालता है तो यहाँ पे 2 और कांटे अपीयर होते हैं, लेकिन इस बार ये अलग जगह पे अपीयर हुए थे। वांगलिन को ये देख के गुस्सा आता है, तो यहाँ पर पीछे मौजूद वो 7 कलर फिगर कहने लगता है कि उससे करने वाली बात नहीं है, असल में इसकी बॉडी पर 3 सील लगे हुए हैं, और ये जो मेन कांटे तुम देख रहे हो ये उसी सील को यहाँ पे सिंबलाइज कर रहे हैं। अब जबकि तुमने पहला कांटा इतने सक्सेसफुली निकाल लिया ना, तो चलो मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहूंगा। तुम्हें एंशिएंट ऑर्डर के बारे में जानना है, तो तुम एंशिएंट ऑर्डर यमो की सीक्रेट्स को नहीं जानना चाहते। वांगलिन का इसमें इंटरेस्ट आता है क्योंकि उसे काफी सारी चीजें जाननी थी। अब ये फिगर जोर जोर से हंसता है, कहने लगता है कि चलो ठीक है, पहले तुम ये काम तमाम करो, जो बाकी के 2 सील है इन्हें भी जब तुम अनसील करोगे तभी जाके मैं तुम्हें बताऊंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन को पेन काफी सारा होता है, बट एट द एंड हम देखते हैं कि वो सारे सील्स को अनलॉक कर देता है, और यहाँ पर सारे कांटों को वो निकाल चुका था। शुरू भी अपनी बॉडी और कॉन्शियसनेस को पाके खुश तो थे, लेकिन हालत इनकी काफी ज्यादा खराब थी। तभी यहाँ पे वो जो फिगर था वो वांगलिन से कहने लगता है कि चलो अब तुम्हारे रिवॉर्ड की बारी। अब वांगलिन उस बंदे की तरफ देखने लगता है, लेकिन किंगशुई उस बंदे को देख नहीं पाता, तो वो वांगलिन से कहता है कि आखिर तुम क्या देख रहे हो। ये सुन के वांगलिन समझ जाता है कि वो इस ओल्ड मैन को यानी कि ये जो फिगर था उसे देख नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे ये फिगर फिर से हंसने लगता है, कहने लगता है कि कितना अच्छा होता ना कि अगर तुम मुझसे रिलेट कर पाते, क्योंकि तुम्हारे जैसा इतना कमाल का स्प्रिट मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन हाँ, वो जो जान था वो ऑलमोस्ट तुम्हारे जैसा ही था। वांगलिन ये सारी बातें सुनकर कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर ये बोल क्या रहे हैं। अब तभी वो मुद्दे पे आते हैं और बताने लगते हैं कि असल में जब यहाँ पर सिर्फ सेलेस्टल और मॉर्टल्स और नॉर्मल कल्टिवेटर्स रहा करते थे, तब यहाँ पर एंशिएंट ऑर्डर के किसी भी एंशिएंट गॉड, एंशिएंट डेविल या एंशिएंट डीमन किसी का भी अस्तित्व नहीं था। लेकिन फिर यहाँ पे एक दिन ये मो आता है, अगर तुम्हारे पास उसकी जो इनहेरिटेंस है तो तुम्हें पता ही होगा कि वो मारा कैसे गया होगा, लेकिन मरने से पहले उसने एक ऐसी चीज की कि जिसने सब कुछ हिला के रख दिया। उसने अपने ब्लड के 3000 ड्रॉप्स बनाए और इन्हें 3 अलग अलग डायरेक्शन में उसने फैला दिया, और 3000 ड्रॉप्स ने 3 एंशिएंट ऑर्डर के फॉर्म को अचीव कर लिया, यानी कि एंशिएंट डीमन, एंशिएंट गॉड और एंशिएंट डेविल। इस दौरान हम देखते हैं कि किंगशुई जो कि हिल नहीं पा रहा था, और तभी उसके बॉडी के अंदर से कुछ और कांटे बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर यहाँ पे वो जो 7 कलर फिगर था वो वांगलिन से कहने लगता है कि अगर तुम्हें आगे की स्टोरी जाननी है तो तुम्हें वापस से यही गेम खेलना होगा, यानी कि तुम्हें इसे आजाद करना होगा, और इस बार तो इसकी जो ओरिजिन सोल है और इसके जो बोन मैरो है ये सब कुछ दांव पे लगी है, तो तुम जितना जल्दी हो सके उसे आजाद कर लो, वरना फिर बाद में मुझे दोष मत देना। इस दौरान हम देखते हैं कि वांगलिन जैसे तैसे करके ये जो बाकी के 3 नए और कांटे थे इनको निकाल देता है। अब यहाँ पर इन्हें निकालते साथ ही वो कहने लगता है कि क्या बात है, अब तो फिर आगे सुन कि ये जो असल में रॉयल डीमंस, रॉयल एंशिएंट गॉड और जो रॉयल डेविल्स हैं, ये असल में तब बने थे जब यमु ने अपने ब्लड ड्रॉप्स को इधर उधर जब डायरेक्शन में फैलाया था, तो कुछ ड्रॉप्स हवा में ही आपस में फ्यूज हो गए थे, और जिसके अंदर ज्यादा ब्लड ड्रॉप्स आई थी यानी कि 4 या 5 बूंद, तो इनकी जो ब्लड लाइन की पावर है ये सबसे ज्यादा क्लीन और प्योर बन गई, इसीलिए इन्हें रॉयल ब्लड लाइन्स कहा जाने लगा। और ये जो एंशिएंट डीमंस और जो डेविल्स है ना, ये सिर्फ यहाँ एक स्टार सिस्टम में नहीं बल्कि पूरे के
पूरे इनर और आउटर रियलम में फैले हुए हैं। हालांकि आउटर रियलम में इनकी तादाद थोड़ी कम होगी, लेकिन इनर रियलम में काफी ज्यादा है और इस बात को बीते हुए काफी साल हो चुके हैं। काफी सारे एंशिएंट गॉड्स मारे भी जा चुके हैं और एंशिएंट ऑर्डर के बस कुछ ही यहाँ पे गिने चुने फिगर्स मौजूद हैं। यहाँ पे ये सुनकर वांग लिन भी सारे इंसिडेंट्स को रिकॉल करता है कि हाँ, जब वो मून लैंड में गया था यानी कि मून क्लैन के पास, तो वहाँ 9 स्टार के काफी सारे एंशिएंट गॉड के स्टैचूज थे और ऐसे ही काफी सारी जगह पे, फिर चाहे वो एंशिएंट टॉम में ही क्यों ना गया हो, वहाँ पर भी काफी सारे ऐसे एंशिएंट ऑर्डर के जो स्टैचूज थे वो मौजूद थे। अब तभी वो 3 और कांटों को सीधा उसकी बॉडी में उगा देता है और कहने लगता है कि चलो ये लास्ट है। ये कहते हुए वो अपने हाथ में एक बड़े से फ्रूट को बाहर निकालता है, जो कि देखते साथ ही वांग लिन पहचान जाता है कि ये तो असल में एक दाव फ्रूट है। और अब वो वांग लिन से कहता है कि इस बार तुम्हारा रिवॉर्ड होगा ये। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो कांटे थे ना, ये काफी ज्यादा क्रूशियल मोमेंट में लगे थे और यहाँ पे वो बंदा बताने लगता है कि जिस पहले कांटे को तुम यहाँ पे हिलाने जा रहे हो ना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर इस दौरान ये मारा गया ना, तो इसका जो रीइंकार्नेशन साइकिल है ये भी इससे इफेक्ट हो जाएगा और हो सकता है कि ये कभी भी शायद रीइंकार्नेट भी ना हो पाए। यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों ही शॉक्ड थे और बेसिकली यहाँ पर ये जो बंदा था, ये वांग लिन का बस एक ही टेस्ट ले रहा था और ये था ये पहला वाला, क्योंकि वांग लिन सारे खतरे को जानता था। बट यहाँ पे किंग शुई भी उसे इजाजत दे देता है। तो वांग लिन यहाँ पर इस पहले वाले कांटे, जो कि बहुत ज्यादा छोटा था और बिल्कुल फोरहेड के बिल्कुल काफी डीप में मौजूद था, यानी कि वांग लिन ने अगर इसको गलत डायरेक्शन में पुल किया तो कुछ भी हो सकता है। बट थैंकफुली वांग लिन जैसे तैसे करके इसको निकाल लेता है। इस दौरान किंग शुई जो है वो काफी ज्यादा फ्री हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 99% ये फ्री हो चुके थे, बस यहाँ पे 2 कांटे और बचे थे। अब यहाँ पे ये जो फिगर था वो वांग लिन के लिए तालियां बजाता है और तभी कहने लगता है कि क्या बात है, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, लेकिन ज्यादा अपनी किस्मत को आजमाओ मत, क्योंकि आखिरी के 2 सील वो तुम्हारे बस की बात नहीं। बेहतर यही होगा कि चुपचाप अपने इस दोस्त को पकड़ो और ये फ्रूट लो और यहाँ से निकल जाओ। वांग लिन कंफ्यूज था क्योंकि उसने अभी तक आखिरी के जो 2 कांटे हैं उन्हें निकाले भी नहीं, फिर भी ये बंदा इन्हें जाने दे रहा है। अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं था कि ये जो बंदा था इसने बाकी के 2 कांटे निकाले या किंग शुई की बॉडी में वो कांटे अभी भी मौजूद थे। वांग लिन थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगता है कि पर मैं ही क्यों। जस्ट पे वो बंदा स्माइल करता है और कहने लगता है, तुम मुझे लिटिल ज़ेन की याद दिलाते हो और मुझे यकीन है कि शायद अगर मैं आज तुम्हें यहाँ से जाने दूं तो तुम काफी अच्छे लेवल तक प्रोग्रेस कर पाओगे और तुम अगर प्रोग्रेस करोगे तो जिसकी तलाश मैं बरसों से कर रहा हूँ शायद वो मुझे मिल जाए, पर ये सब कुछ डिपेंड करता है तुम पे, इसीलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। अब यहाँ पर ये कहते हुए वो फिगर गायब होने लगता है। वांग लिन हड़बड़ाहट में उससे कहने लगता है कि सीनियर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद एंशिएंट सेलेस्टियल एम्परर है। यहाँ पे वो बंदा स्माइल करता और कहने लगता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा हो भी सकता है और नहीं भी। ये कहते हुए वो यहाँ पर कम्प्लीटली डिसअपियर होने लगता है। अब तभी वांग लिन से पहले